नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे और ये है मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रतिज्ञा। और आज विस्तार न्यूज में मौजूद है स्पेशल गेस्ट, महाकुंभ की वायरल सबसे खूबसूरत साध्वी, जो कि कहती हैं वो साध्वी नहीं है, शिष्या हैं, उर्फ हर्षा रिछारिया। हर्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। हर्षा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। हम इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप विस्तार न्यूज़ को ये बताइए कि कुंभ का सफ़र आपके लिए कैसा था और कोई ऐसा जो बेस्ट मोमेंट आपके लिए रहा हो जो आप हमेशा याद रखेंगे। कुंभ का जो समय रहा है मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत ही मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी वहाँ जाके रोलर कोस्टर पे थी। कब क्या होने वाला है मुझे खुद को नहीं पता था। और जो एक टाइम था जो मेरे लिए सबसे अच्छा दिन आप बोलोगे तो वो था आई थिंक पहला शाही स्नान का। जब हम लोग शाही स्नान के लिए जा रहे थे तो वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि बाकी दिन अच्छे नहीं थे, बाकी दिन भी अच्छे थे। हर्षा, आपको क्या लगता है कि महाकुंभ में जाने से आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आया जब आप इन्फ्लुएंसर से एक सेलिब्रिटी बन गई हैं? मुझे लगता है महादेव के आशीर्वाद से ना हर साल मेरी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैं सेलिब्रिटी बन गई। लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ हुआ था मीडिया की वजह से, इस साल भी वही हुआ है। तो हर साल ईश्वर मुझे कुछ ना कुछ नया मेरी लाइफ में ला के देते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग यहाँ पर वायरल हुए हैं। जैसे कि मोनालिसा की बात कर लूँ मैं, तो वो अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ही वो साधारण तरीके से रहती है, इस वजह से वायरल हुई है। लेकिन आपके डेडलॉक्स देख पा रही हूँ मैं, वहाँ जाने से पहले आपने ये डेडलॉक्स वगैरह करवाए थे, तो ये आप अलग लुक की वजह से वायरल हुई या फिर आप वायरल होना चाहती थी? मुझे लगता है कि जब मुझे वायरल किया गया है तो उस वक्त ये टैग दिया गया है कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी, ना कि ये बोला गया है कि विश्व की सबसे सुंदर जटाओं वाली साध्वी। तो मुझे नहीं लगता कि मैं जटाओं की वजह से फेमस हुई हूँ, ड्रेडलॉक की वजह से फेमस हुई हूँ। ये कोई कितना भी प्लान करके जाए, कितना भी बहुत सारा पैसा भी खर्च कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं होती ना, आपका बड़े से बड़ा प्लान भी धरा का धरा रह जाता है। और मैं तो बिना प्लानिंग के गई थी, बिना ऐसा कुछ सोच के गई थी कि मैं मतलब देश तो छोड़िए विदेशों में मेरे नाम के परचम लहराएंगे। ये सब जो मुझ पे हुआ है ये महादेव का आशीर्वाद है। जैसा कि आप कह रही हैं कि जब तक प्लान कोई कितना भी कर ले, जब तक महादेव की कृपा नहीं होती कोई वायरल नहीं होता। जैसे कि ड्रेडलॉक्स की वजह से आप वायरल नहीं हुई, लेकिन शुरुआत में जब ये टैग आया विश्व की सबसे खूबसूरत साध्वी, तब आपने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई कॉमेंट नहीं दिया। लेकिन जब बाद में ये ट्रोलिंग का मुद्दा बनने लगा, तब आपने ये बात बोली कि मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं शिष्या हूँ। क्योंकि मैं जिस जगह पे थी, मुझे नहीं पता अगर आप लोग कुंभ में गए हों तो, जितने लोग कुंभ में गए हैं उनको पता है कि वहाँ पे नेटवर्क का इशू कितना ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था। तो जब चीज़ें शुरू हुई हैं तब मुझसे किसी ने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा था। मेरा खुद का सोशल मीडिया प्रॉपर चल नहीं रहा था, तो मैं अपना आराम से जो मैं करने गई थी, मैं अपने आराम से उसको देख रही थी, इंजॉय कर रही थी, चीज़ें सीख रही थी, गुरुजी के साथ चीज़ों को समझ रही थी। जब मीडिया खुद चल के हमारे आश्रम में आया, उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा, तब मैंने उसका जवाब दिया। जब तक मीडिया आई नहीं था मैं कहाँ से जवाब देती। अच्छा, फिर आप कहती हैं साध्वी नहीं है, लेकिन आप शाही सवारी में जाती है जिस तरह से रथ पर सवार होकर, तो क्या एक शिष्या ऐसे जाती है? मतलब मैंने तो नहीं देखा। ये मुझे लगता है आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि महाकुंभ के बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे अखाड़ों के वीडियोस सामने आए हैं जिसमें नॉर्मल जो ग्रस्त लोग हैं, इवन फॉरेनर्स को भी आप बोलोगे तो मैं शूट के बाद आपको वीडियोस दिखाऊंगी कि फॉरेनर्स भी बैठे हुए हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करने आए हैं और वो भगवा शॉल ओढ़ के उन्हीं शाही रथों पर बैठे हुए हैं। तो वो आपने नहीं देखे, लेकिन अच्छा, सब बैठे जैसे आप हुए कह हैं। रही हैं कि वो वीडियोस हैं, तो फिर आपके साथ ही स्पेसिफिक ये पूरी कंट्रोवर्सी क्यों हुई और बाकी किसी पे कंट्रोवर्सी नहीं आई कि रथ में बिठाया हुआ है? ये तो मुझे लगता है उन लोगों से सवाल करना चाहिए जिन्होंने मुझे उस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाया, क्योंकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन आपने जो टैटू बनवाया हुआ है इससे तो होगा। मतलब ये देखकर आप एक बार दिखाइएगा अपना टैटू। इसे देखकर लगता है बहुत ही लैविश लाइफ आपने एंजॉय की है, जो भी रही है आपकी लाइफ, ठीक है। तो फिर ये 360 टर्न कैसे आया? मतलब ये टैटू से और ये तिलक तक का सफ़र आपने। ये जो टैटू है ये मैंने 2000 आई गेस 16 में बनवाया था, 16 दिसंबर में, यस। तो मैं अपना आराम से अपना प्रोफेशन एंजॉय कर रही थी, मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी, और वो भी मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी, ठीक है। और 2019 से मेरी लाइफ धीरे धीरे स्पिरिचुअल रास्ते की तरफ टर्न होना स्टार्ट हुई है। तो जब मैं धीरे धीरे टर्न होती गई, लास्ट की जो 2 साल रहे हैं ये मेरी लाइफ में बहुत अच्छे रहे हैं। जब मैं
बहुत ज़्यादा साधु संतों से मिलना, गांव वाले लोगों से मिलना, पहाड़ी लोगों से मिलना, अध्यात्म की तरफ रुख करना, मंदिरों में जाना, भजन कीर्तन अटेंड करना, आरती अटेंड करना, हवन अटेंड करना, तो ये मेरी लाइफ का अब बिल्कुल पार्ट बन गया। तो कोई भी चीज़ सडनली कभी लाइफ में नहीं होती। अगर कोई ये बोल रहा है मेरी लाइफ में अचानक भैया ऐसा हुआ, अचानक नहीं होता है। आपकी लाइफ में वो हो रहा होता है, आपको समझ में अचानक आता है या लोगों को वो अचानक दिखता है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन ये भी था कि जैसे अभी आपने बोला आप अपना प्रोफेशन एंजॉय कर रही थी, आप एंकर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो अब दोबारा से क्या आप इस प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगी या फिर आप ये जो साध्वी वाला रास्ता है इसी को चूज करेंगी? और आपने इस वक्त एक दो खबर ये question भी किए है हैं। कि आप बिग बॉस में जाना चाहती हैं। मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि मैं जाना चाहती हूँ। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है जो मैं मीडिया और सोशल मीडिया का इन दिनों देख रही हूँ कि वो क्वेश्चन क्या करते हैं, वो उस क्वेश्चन को दबा देते हैं, लेकिन सामने वाला आंसर क्या कर रहा है उस आंसर को कट करके और फिर वो शो करते हैं कि इसने ये आंसर दिया, जो कि ठीक है, चलिए सरासर चलिए, फिर गलत है। आपके आंसर से ही सवाल कर लेते हो। आपने कहा कि अचानक कुछ नहीं होता, बहुत टाइम से हो रहा होता है, तो क्या आपने भी पहले से ही प्लानिंग की थी इन सब चीज़ों की? आपने कहा कि अचानक कुछ नहीं होता, फिर आप कहती हैं कि अचानक से मीडिया आपके पास आ गई एक दिन, तो ये मैं- कैसे अचानक सुनिए हो ना, गया? मैं मीडिया को बुलाने नहीं गई थी। मैंने मीडिया को कोई इनविटेशन नहीं दिया। कोई एक मीडिया पर्सन ये नहीं बोल सकता कि हर्षा ने हमको इनवाइट किया है, राइट? मीडिया मेरे पास चल के आई है। अब मैं अपना आराम से शाही रथ पे थी, मैं आराम से अपनी पेशवाई में थी। वहाँ कुछ ब्लॉगर्स आके, इन्फ्लुएंसर्स आके मेरे वीडियो बना के अगर वो वायरल कर देते हैं, जो मुझे भी बाद में पता चला। इनफैक्ट जो वीडियो वायरल हुआ है, जो फर्स्ट क्लिप वायरल होना स्टार्ट हुई है, वो मैंने आई गेस अभी 2 दिन पहले मैंने पोस्ट किया, 2-3 दिन पहले आई गेस मैंने पोस्ट किया है। तो जो चीज़ मैंने पोस्ट ही नहीं की और लोगों ने उसे पोस्ट किया है, लोगों ने उसे वायरल किया है और फिर वो ट्रोल हुआ है, तो उसमें मेरा कैसे लेना देना हो सकता है? जैसे कि आप बता रही हैं कि पिछले साल भी कंट्रोवर्सी हुई थी और हर साल आपके साथ कुछ ना कुछ होता ही पिछले है। साल जो हुआ था, मैं केदारनाथ गई थी, ठीक है। केदारनाथ का पट खुलने का हम सब सेलिब्रेशन कर रहे थे, सब बहुत खुश थे उस दिन। उत्तराखंड के सीएम भी आए हुए थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया था। मैं वहाँ दर्शन करने गई थी क्योंकि ढोल नगाड़े बज रहे थे और इतना खुशी का जश्न था कि जो जितने लोग केदारनाथ से जुड़े रहते हैं ना, वो 6 महीने बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब बाबा के पट खुलेंगे। और वो जब समय नज़दीक आता है, जब पट खुलने का ना, तो हर कोई खुश होता है। तो वो खुशी का जश्न चल रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। ना तो ढोल वालों को मैंने बुलाया था, ना तो उनको वो प्रोग्राम मैंने दिलवाया था, मैंने कुछ नहीं किया था। मैं वहाँ गई थी, ढोल बज रहे थे, मैं उसको एंजॉय कर रही थी। उसके वीडियोस उठा के वायरल कर दिए कि ऐसे लोगों की वजह से हमारे पहाड़ क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। तो कैसे हो सकता है वो? अब अगर वहां से कोई मुझे वायरल कर दे तो उससे भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, आप कंट्रोवर्सीज़ की बात कर रही हैं, तो जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी अभी कुंभ में, तो आप वापस चली गई थी, फिर वापस आप आई। मैं प्रयागराज से बाहर आई नहीं, मैं प्रयागराज से वापस नहीं आई, लेकिन जो मीडिया पर्सन थे जिन्होंने मुझे बिल्कुल इरिटेट कर दिया था और कुछ लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ बोल दिया था, मुझे उनसे दूरी बनाने की ज़रूरत थी। क्योंकि यहाँ बैठ के, अपने घर पे बैठ के, टीवी पे न्यूज़ देख के मुंह चलाना जितना आसान होता है ना, वो पर्सन जिसके ऊपर बातें उठ रही है, वो उस वक्त किस चीज़ को फेस कर रहा है ना, आप लोग बैठ के सोच भी नहीं सकते। उसके मानसिक चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ये किसी को नहीं पता। मैं वहाँ कैसे रही हूँ कुछ दिन, कितनी ज़्यादा मैं टॉर्चर हो गई थी, ये सिर्फ मुझे पता है और मेरी फैमिली को पता है। तो मैंने कुंभ क्षेत्र से अलग होके मैं प्रयागराज के अंदर ही अपने रिलेटिव्स के पास थी। मेरा ट्रीटमेंट भी चला क्योंकि मेरा बीपी, मेरा शुगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। और जब मैं ठीक हो गई, मैं वापस कुंभ क्षेत्र में आई। जब आप कुंभ में थी तब पहले तो आपका पहला जो क्लिप आप कह रही हैं वायरल हुआ कि सबसे खूबसूरत साध्वी, लेकिन उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा रोते हुए परेशान नजर आई, उस पर भी आपको ट्रोल ही किया गया कि अभी अटेंशन सीकिंग कर रही हैं। तो वो देखिए, क्या था? ट्रोल करने वालों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं उनका कुछ करूं भी क्यों?
क्योंकि वो उनका अपना परसेप्शन है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कोई मेरी सोच को नहीं बदल सकता, मैं किसी की सोच को बदलने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। मैं अपना काम करने के लिए हूँ, अपने रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए हूँ। लेकिन अगर कुछ लोगों की आदत ही है किसी को ट्रोल करना, उस पर मजाक बनाना, उसके इमोशंस का मजाक बनाना, तो इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ट्रोलिंग की बात हो रही है तो बागेश्वर बाबा की भी बात कर लेती हूँ मैं। उन्होंने कहा था कि ये जो जगह है कुंभ, ये वायरल मैं होने किसी के के लिए बारे नहीं में कोई है, कमेंट नहीं तो करती हूँ, सॉरी। पर फिर भी आप अपनी मैं तो राय नहीं रखेंगे करती जैसे हूँ, उन्होंने कहा। मैं नहीं करती हूँ। ठीक है, चलिए, आपकी माता जी से मिली थी मैं, जी। उनसे बातचीत भी हुई थी मेरी, तो उन्होंने बोला कि पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करती है इस चीज़ में। तो आप कब से इस चीज़ में आई हैं और कब से आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है? क्योंकि मेरी फैमिली मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है और बचपन से ही सपोर्ट करती है। मुझे लगता है कि मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ, क्योंकि एक लड़की होने के बाद, एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेने के बाद, एक बुंदेलखंडी होने के बाद, अगर मेरी फैमिली मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है तो वो मेरी खुश नसीबी है। कि मैं जब लाइक एंकरिंग कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी, तब मुझे उनका 100% सपोर्ट था, सबसे ज़्यादा मेरे पापा का। और आज भी मैं जिस रास्ते पे हूँ, जिन चीज़ों में हूँ, उससे सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। और जब मैं मेंटली ब्रेकडाउन हुआ, मेरा स्ट्रेस हुआ, तब भी मेरे पापा ने मुझे संभाला। तो मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ। जब आप एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी होते हैं, जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो योर पर्सनल लाइफ इज़ नॉट सो पर्सनल एनीमोर। तो हर्षा रिछारिया कमिटेड है या सिंगल? सिंगल। ओके। और मुझे लगता है अगर मैं कमिटेड होती तो मैं कुंभ ही नहीं जा पाती, मुझे ऐसा लगता है। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल ये भी है कि लाइफ में जैसे आगे चल के आप वो गृहस्थ जीवन अपनाना चाहती हैं या फिर ये शिष्या साध्वी इसी ट्रैक पर आप आगे बढ़ेंगी? मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है, क्योंकि जिस तरह चीज़ें अभी तक हुई हैं और ये चीज़ें बिल्कुल सडनली हुई हैं, तो आने वाले वक्त में भी महादेव ने क्या मेरे लिए निर्धारित किया हुआ है ये मुझे नहीं पता, ये आप लोगों को भी नहीं पता कि आपका आने वाला वक्त आपको कितनी ऊंचाई पे ले जाएगा या किस डायरेक्शन में ले जाएगा। बट मेन ये है कि आप जिस रास्ते पे चलना आपने तय किया है, आप उस रास्ते से ना भटकें। एक सवाल और भी है, कुंभ से ही जुड़ा है। ममता कुलकर्णी अभी बहुत ज़्यादा comments. विवादों में आ गई थी। आप कुछ तो बताएंगी, आप वहां थे, नहीं। आपने सामने से चीजें देखी है एटलीस्ट। नहीं, मैं किसी जो सामने से आपने देखी है चीजें वो बताइए। पूछे ना, आपने जो सामने से चीजें देखी है वो बस जानना चाहती हूँ मैं। सामने से जो देखा वो भी नहीं बताएंगे आप कि वहाँ क्या चल रहा था? मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोलूँ क्यों? आप क्यों चाहते हो ऐसा? ठीक है, चलिए, आप वापस उत्तराखंड जाने वाली हैं फिर से, तो वहाँ पर आप जाकर जैसे अभी जिंदगी जी रही हैं साध्वी वाली, वैसे ही कंटिन्यू करेंगी जहाँ पर मैं रह वैसी रही ही हैं? जिंदगी पहले भी जी रही थी, अब भी जी रही हूँ। मोनालिसा जब वायरल हुई तो उन्हें फिल्म ऑफर हो गई है, तो आपको अभी कोई ऐसा कुछ ऑफर मिला है या मिलेगा तो आप एक्सेप्ट करेंगी? देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑफर्स आए नहीं हैं। जब एक खूबसूरत वाला टैग दे दिया जाता है और वो लड़की होती है तो उसके पास अपने आप ऑफर्स आ जाते हैं, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया है, क्योंकि अभी मेरा जो मोटिव है वो कुछ और है और मैं उस पर फोकस कर रही हूँ। तो अब ये एक्टिंग करना मेरा मोटिव नहीं है। और साथ ही देखिए, जब आप ट्रोल हुए या फिर लोगों ने आपके ऊपर कमेंट्स करना शुरू किए, तो बहुत सारे लोग थे जो आपके ऑपोजिशन में थे, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट भी किया। तो महाकुंभ में आपको किन लोगों से ज़्यादा सपोर्ट मिला है? महाकुंभ में मुझे हर तरह के लोगों से बहुत सपोर्ट और प्यार मिला है, बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद मिला है। मैं बहुत से बड़े बड़े ऐसे संतों से मिली हूँ जिनसे मिलने के लिए लोग बिल्कुल तरसते हैं। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा कि बेटा तुम परेशान मत हो, कोई कुछ बोल रहा है ना, तुम बिल्कुल अनसुना कर दो, तुम अपने रास्ते पे फोकस करो, क्योंकि तुम कब तक लोगों के जवाब देती रहोगे। और सबसे बड़ी बात कि आप जवाब देके भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आप एक जवाब दोगे, दूसरा सवाल आ जाएगा, उसका जवाब दोगे, तीसरा सवाल आ जाएगा। तो हम अपनी एनर्जी इस चीज़ में वेस्ट ही क्यों करें? और मैं बता रही हूँ, लास्ट के जो 10 दिन मेरे रहे हैं वो ऐसे रहे हैं कि मैंने इतना कुछ वहाँ सीखा है ना, इतना कुछ सीखा है कि मुझे लगता है कि अब उसने मुझे और ज़्यादा एक पॉजिटिव इंसान बना दिया है। तो वहाँ से मैं बहुत कुछ सीख के समझ के आई हूँ। मैं नॉर्मल लोगों से जो मिली, उनका भी बहुत प्यार, बहुत पॉजिटिव जो थॉट्स रहे वो मेरे साथ मिले।
जो नॉर्मल भी साधु संतों से मिली, मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे कितने पॉजिटिव लोग वहाँ मिले हैं। जो लोग आपको ट्रोल करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगी, उनकी सोच बदलने के लिए कुछ तो कहेंगी आप? देखिए, जो लोग ट्रोल करते हैं वो सिर्फ मुझे नहीं कर रहे हैं, कल उनको मौका मिलेगा वो आपको भी करेंगे, कल उनको मौका मिलेगा वो आपको भी करेंगे, ठीक है? तो उनको कुछ कहो ही मत। मैंने सबसे अच्छा सीखा है कि उनको कुछ कहो ही मत। वो जो आपके नाम पे कर रहे हैं उनको करने दो। आपको सच्चाई अपनी पता है ना, आपके पेरेंट्स को, आपके क्लोज वन को आपकी सच्चाई पता है और उस ईश्वर को आपकी सच्चाई पता है। फिर आप पूरी दुनिया को सच्चाई बताने के लिए नहीं बैठे हो, आप बस अपने कर्म करते रहो। धीरे धीरे सबको आपकी इंटेंशन, आपके भाव समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बदल गई है कुंभ से आने के बाद अब? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब लोगों के ना मतलब देखने का नज़रिया बदल गया। अब लोग जब देखते हैं, अभी मैंने देखा है, पहले मुझे ये लग रहा था कि अभी कुंभ से निकल जाऊंगी, बाहर की दुनिया में थोड़ी ना मुझे कोई जानता है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, 2-4 दिन की न्यूज़ है, सब भूल जाएंगे, मैं अपना आराम से अपने काम करूँगी। लेकिन मैं उज्जैन गई, कल मैं उज्जैन में थी, मैं भोपाल में हूँ। जैसे लोग मना करने के बाद भी आके पैर छू रहे हैं, दीदी करके जो बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के जो हैं, वो कहीं ना कहीं जो मान सम्मान मुझे इस कुंभ ने दिया है ना, बीइंग अ गर्ल, रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ जो मुझे वहाँ से कुंभ से जो प्यार मिला है, जो अपनापन मिला है, जो मान सम्मान मिला है, मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप क्या याद रखने वाली हैं, ये जो मान सम्मान मिल रहा है या जिस तरह से ट्रोलिंग हुई है, आप खूब वायरल हुई है? ट्रोलिंग 2-4 दिन में मैं तो ऑलमोस्ट, अगर मुझसे मीडिया इस बारे में ना सवाल करे तो मैं तो भूल ही गई हूँ इस चीज़ को। अभी वो बात अलग है कि सोशल मीडिया पे अभी भी काफ़ी लोग मुझे बताते हैं कि आपको ये ट्रोल किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है, ये मैं अब उसको नहीं सुनती, देखती, पढ़ती हूँ। और जो अच्छे मोमेंट्स हैं ना, बुरे मोमेंट्स जो होते हैं हमारी लाइफ में वो 20% होते हैं, लेकिन जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं वो 80% होते हैं। लेकिन हम, क्योंकि इंसानी फितरत है, तो वो क्या करती है कि वो 80% को भूल जाती है, वो 20% याद रखती है, जबकि ज़रूरत है 20% को भूलने की, 80% को याद रखने की। तो मुझे जब भी कुंभ मेरी जीवन में याद आएगा, ये 2025 का महाकुंभ, तो ये मेरे जीवन में बहुत, मेरे मन मस्तिष्क में बहुत अच्छी यादें लेके मुझे याद आएगा। अच्छा, आपकी बातों से भी पता चल रहा है आप जैसे स्पिरिचुअल बातें कर रही हैं, कर्म करते चलो, अवॉइड करते चलो, आगे बढ़ते चलो, मतलब वो पॉजिटिविटी जो आप साथ लेकर आई हैं वो आप यहाँ पे भी दे रही हैं। सिंहस्थ 2028 में वहाँ जाने की भी तैयारी है? बिल्कुल है। मैं 2004 का मैंने उज्जैन में कुंभ अटेंड किया था, उसका हिस्सा बनी थी, तब तो मैं बहुत छोटी थी। 2016 का सिंहस्थ कुंभ का मैं हिस्सा रही हूँ, तब भी मैं छोटी थी यार। अब 2028 का मैं हिस्सा बनूंगी, तो बीइंग अ सनातनी, बीइंग अ हिंदू, मैं जब तक जिंदा हूँ मुझे लगता है मैं महाकुंभ का हिस्सा बनती रहूंगी। महाकुंभ ने आपको इतना सब कुछ दिया भी है तो एक ग्रेटफुलनेस भी होनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब मैं इस चीज़ पे ध्यान दूंगी कि जिस महाकुंभ से मुझे इतना कुछ मिला है, मैं आने वाले महाकुंभ में सेवा के रूप में किसी ना किसी तरीके से, छोटे मोटे तौर पे, बड़े तौर पे, जिस लाइक भी ईश्वर मुझे बना दे, उस हिसाब से मैं व्यवस्थाओं में या चीज़ों में कहीं कुछ सेवा के लायक में बन पाऊँ। इस बार का कुंभ कैसा था, क्योंकि हर जगह खूब चर्चा हो रही थी, सहयोग की भी बात हो रही थी और ऐसा कहा जा रहा था कि अद्भुत है, वहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, इसको लेकर बात हो रही थी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? व्यवस्थाएं देखिए बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। हर जगह हमें व्यवस्थाएं बहुत अच्छी देखने को मिली हैं वहाँ पे। और उसके बाद बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि जो नॉर्मल लोग जाते हैं, नॉर्मली कोई भी जाता है, आप कोई भी इंसान, हम जो इतने श्रद्धालु आ रहे हैं वो करोड़ों की संख्या में आते हैं, और जो वहाँ पे मैनेजमेंट देख रहे हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं या बना रहे हैं, वो हज़ारों या लाखों की तादाद में है, वो करोड़ों के सामने कम ही है। तो जब तक आने वाले लोग ये नहीं सोचेंगे कि हमें भी इस व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करना है, हम बैरिकेड्स ना तोड़ें, हम भाग दौड़ ना करें, और जगह जगह, क्योंकि नॉर्मल लोग चल के इतना थक जाते हैं कि वो कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं थक के,
तो आपको आपका हर कदम नीचे देखते हुए होना चाहिए, क्योंकि जिस कुंभ में, जिस महाकुंभ में, जिस पावन धरा पे लोग अपने पाप धोने गए हैं, उस महाकुंभ में, उस प्रयागराज में किया गया पाप अब जिंदगी में कहीं नहीं धो सकते हैं। तो आपके हाथों वहां जाके कोई पाप ना हो, किसी की मौत की, किसी की दुर्घटना की आप वजह ना बने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और व्यवस्थाओं को बनाए रखने में आप भी सहयोग करें, ये हमारा भी एक कर्तव्य होना चाहिए। ये तो हो गई महाकुंभ की बात। अब आपकी बात कर लेते हैं। आपके वो फ्रेंड्स जिन्होंने आपको क्लब पब एरा में सपोर्ट किया, वो इस हर्षा रिछारिया को कैसे देखते हैं और कितना सपोर्ट करते हैं? आप मेरा फ़ोन लीजिए, मेरे सारे फ्रेंड्स को कॉल कीजिए, जो भोपाल से हैं, मुंबई से हैं, दिल्ली से हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक इंसान, एक सिंगर है, बहुत प्यारी सिंगर है भोपाल की, पूरी ज़िंदगी में मैंने उसका बर्थडे पार्टी अटेंड की है। 2 फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी अटेंड की है। वरना हर्षा रिछारिया को कोई ये नहीं बोल सकता कि हर्षा रिछारिया हमें किसी जगह पार्टी करती हुई दिख गई है। मैं घूमने फिरने की शौकीन हूँ, मुझे बोल दो पहाड़ों पे जाना है, मुझे बोल दो नदी किनारे जाना है, मैं नेचर की मैं बहुत ज़्यादा शौकीन रही हूँ, अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगी। मुझे नेचर बहुत पसंद है, लेकिन मुझे क्लबिंग करते हुए आज तक ज़िंदगी में किसी ने देखा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक मैंने आई थिंक कोल्ड ड्रिंक पीना भी 2018 में मैंने छोड़ दिया था। तब से अब मैं लाइफ में मैंने चाय कभी नहीं पी है। कॉफ़ी मैं तब पीती हूँ जब मेरी तबीयत ख़राब होती है। कोल्ड ड्रिंक मैं 2018 में छोड़ चुकी हूँ। मैं कोई भी पैक्ड जूस वगैरह कुछ भी नहीं पीती हूँ। आप बेवरेजेस में कुछ पीती ही नहीं है? नहीं, मैं पीती हूँ छाछ, लस्सी, तुरंत का बना हुआ, या कोई भी फ्रेश जूस जो आप मेरे सामने बना के बिना उसमें शुगर ऐड किए हुए मुझे दे रहे हो, मैं वो पीऊँगी। तो लोग इसी हर्षा को जानते तो हैं। आपने अपनी लाइफस्टाइल में ये हमेशा से ऐसा रखा है या ये आपने चेंजेस विथ टाइम किए हैं? नहीं, ये मैं आपको वही बता रही हूँ ना कि 2018 से ही जो मैंने गई हूँ चीज़ों में, मैंने योगा को जाना है, वहाँ से मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब करना। उससे पहले मैं जंक फूड बहुत खाती थी, बहुत ज़्यादा खाती थी। मतलब मैं अगर जिम भी जा रही हूँ ना, तो जिम से पहले, जिम जाते जाते मुझे रास्ते में मैं एक्स्ट्रा चीज़ बर्गर खा के जाती थी। मैं ऐसे जिम किया है मैंने। आपके खूबसूरत होने का भी ये राज है ना? डाइट कॉन्शियस। ओवर डाइट कॉन्शियस। करेक्ट। अच्छा, एक और सवाल ये है कि अभी जब आप भी काफ़ी ज़्यादा यंग है, तो जो भी यंगस्टर्स हैं वो आपके साथ कैसे पेश आ रहे हैं? जब से आप भोपाल आई हैं, वो आपके साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं? क्या वो भी आपको देखकर अध्यात्म की तरफ और बढ़ रहे हैं? क्या देखिए, कह रहे हैं? मैं अभी भोपाल आने के बाद तो 2 दिन मैं बेड रेस्ट पे थी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अब मैं कल से मेरा धीरे धीरे निकलना चालू हुआ है, तो उसमें भी मैं ज़्यादा किसी से नहीं मिल पाई हूँ, पब्लिक प्लेस पे मैं ज़्यादा नहीं जा पाई हूँ। तो जो थोड़ा बहुत मैं लोगों से मिली हूँ, वो मुझे वही लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे एक ही बात बोली है कि दीदी आप जो भी करेंगे ना, हमें साथ रख के करना। तो मैं कहीं ना कहीं ये चीज़, ये पॉजिटिव थिंकिंग और ये पॉजिटिव चेंज देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि युवा इस चीज़ से जुड़ने के लिए साथ में आगे आना चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत पॉजिटिव चेंज देखने को मिला। बिल्कुल, कुंभ में भी युवाओं को काफ़ी ज़्यादा देखा गया इस बार, तो युवा किस तरह से वहाँ पहुँचे थे? देखिए, कितनी अच्छी बात है। आप खुद सोचिए कि जहाँ पहले हमारे देश का युवा वीकेंड मनाने के लिए या पार्टी करने के लिए गोवा मनाली का प्लान करता था, आज देश का वही युवा महाकुंभ की बात करता है। आज देश का वही युवा अयोध्या जाने की बात करता है। आज देश का वही युवा काशी की बात करता है। आज देश का वही युवा वृंदावन की बात करता है। तो ये कहीं ना कहीं हम एक बहुत आने वाले समय में बहुत बड़ा चेंज देखने वाले हैं अपने ही देश में, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये सब देख रहे हैं और इसका हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल, देखिए महाकुंभ में भी हमने ये सब कुछ देखा कि इस बार डिजिटल महाकुंभ है, क्योंकि ज़्यादा पिछले टाइम तक इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, फेसबुक नहीं चल रहा था। तो इस बार लोग क्या सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर महाकुंभ जा रहे हैं, वहाँ रील बनाने, फोटो वायरल होने, इसके लिए जा रहे हैं या वो सच में स्पिरिचुअलिटी के लिए जा रहे हैं? देखिए, जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर मैंने देखे हैं, वो वहाँ जाके अध्यात्म की बात कर रहे हैं। वो वहाँ जाके साधु संतों से मिल के बात कर रहे हैं। वो वहाँ जाके वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। वो वहाँ जाके नागा साधुओं से उनकी सफ़र के बारे में, उनके आध्यात्मिक सफ़र के बारे में बात कर रहे हैं। जो
टाइम पास रील्स बना रहे हैं उनके, मुझे लगता है मैंने अभी तक टोटल इसे 1-1.25 महीने में टोटल ऐसे 8-10 वीडियोस देखे होंगे जो वहाँ जाके गानों पे रील बना रहे हो, लिपसिंग कर रहे हो। ऐसे लोग मैंने सिर्फ 8-10 देखे, वरना जो मैंने क्रिएटर देखे, कंटेंट क्रिएटर देखे, वो वहाँ जाके अध्यात्म की बात कर रहे हैं, वो वहाँ जाके महाकुंभ की बात कर रहे हैं, वो वहाँ जाके सरकार की व्यवस्थाओं पे बात कर रहे हैं। लेकिन वो भी तो वायरल होने के लिए ही हो रहा है। लेकिन अगर चलो मैं आपकी बात मानती हूँ कि वो भी वायरल होने के लिए कर रहे हैं, वायरल कौन नहीं होना चाह रहा है? क्या हम जो न्यूज़ दिखाते हैं हम अपने टीआरपी के लिए नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं ना। हर कोई आज के टाइम में ऊपर आना चाहता है, दिखना चाहता है, लेकिन आप दिखा क्या रहे हो, लोगों तक मैसेज क्या पहुंचा रहे हो, ये मैटर करता है। ठीक है, आप इस तरह से इसको देखते हैं। अच्छा, एक और बात मैं फिर पूछना चाहती हूँ, हिंदू राष्ट्र को लेकर खूब मांग चल रही है, आपकी क्या इस पर राय है? देखिए, मैं तो इस फेवर में ही हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं खुद सनातनी हूँ, मैं तो इस फेवर में हूँ। और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उसकी बात भी होनी चाहिए, उसकी कल्पना भी होनी चाहिए। और जिस तरह से युवाओं में बदलाव आ रहा है, जिस तरह एक धर्म परिवर्तन देखने को मिल रहा है, धर्म की ध्वजा लहराते देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम जो लोग नहीं भी चाहते ना, वो भी इसको देखेंगे एक हिंदू राष्ट्र बनते हुए। क्योंकि जिस तरह भगवा की लहर चल रही है, जिस तरह अध्यात्म और धर्म की लहर चल रही है, ये अपने आप हो जाएगा। कि जैसे महाकुंभ की भी हम बात कर रहे हैं और आपने ये भी बोला कि हिंदू राष्ट्र के आप फेवर में ही हैं, और ऐसा हो भी जाएगा क्योंकि युवा भी अब इस तरफ अट्रैक्ट होने लग गए हैं, वो उस चीज़ को समझ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा एक चांस मिलता है कि आप सनातन को और ज़्यादा प्रमोट कर सके, तो आप किस तरह से इसको आगे बढ़ाना चाहेंगी? देखिए, अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैं प्लान कर रही हूँ, ये आने वाले वक्त में सबको पता चलेगा। और क्योंकि मैं इस बारे में अभी खुल के किसी को कुछ बताना नहीं चाहती हूँ कि मेरी प्लानिंग्स क्या है, लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में मैं ज़्यादा लंबे टाइम की भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सरकार में तो हूँ नहीं जो मैं पंचवर्षीय योजना के तहत सारी स्कीम लाऊं। मैं बात करूँगी तो मैं करूँगी आने वाले 2-3 महीने की, तो उसमें ही काफ़ी कुछ आप सबको देखने को मिलेगा। आपने बोला कि आप अभी सरकार में तो नहीं है, तो क्या आप पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं? ये देखिए, अभी मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, कुछ भी नहीं सोचा है ना मैंने पॉलिटिक्स मतलब सोचा हर्षा है। ने सोच सब लिया है, बताएंगी अभी कुछ भी नहीं। आने वाले दिनों में आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आखिर हर्षा करने क्या वाली है। ना मैंने पॉलिटिक्स सोचा है, ना मैंने साध्वी बनने का सोचा है, ना मैंने और कुछ सोचा है। लेकिन जो भी होगा वो धर्म के रास्ते पे चलने के लिए, धर्म से लोगों को जोड़ने के लिए, धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ते हुए होगा। हर्षा ने सोच सब लिया है, बताएंगी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें हर्षा ने हमसे की है और बहुत सारी बातें रखी है, अपनी बात रखी है, किस तरह ट्रोलिंग को लेकर जो भी चीज़ें हुई हैं, महाकुंभ को लेकर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। और आगे फ्यूचर में हर्षा क्या करती हैं इस पर हम श्योर सबकी नज़रें रहेंगी, हमारी भी नज़रें रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा तमाम बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे थे विस्तार न्यूज़ और हमारे साथ थी महाकुंभ की सबसे खूबसूरत साध्वी का टैग पाने वाली हर्षा रिछारिया, जिनसे हमने बातचीत की है। ऐसे ही किसी और गेस्ट से मुलाकात होगी और उनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे उनके बारे में विस्तार से। नमस्कार।